अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफ रहमान हाज़िर खिदमत। आज गर्मा गर्म मौज़ूआत जो सारी कौम जिसको देख रही है, सुन रही है, एक जमूद है, सियासी, पार्लिमानी, अदालती एक जकड़ बंद सा है और बल्कि एक जंग की अब कैफियत है, फ्रिक्शन है। पार्लियामेंट के अंदर स्पीचेस सुने, नूर आलम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस में खत लिख दिया है जिसमें वहाँ की भी एक तरह एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी, मालियाती एहतसाब के लिए वहाँ से हिसाब मांगा गया है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का। और इसके साथ जोड़ के जैसे आइन की कुछ छिकें आपस में रीड की जाती हैं एक दूसरे के साथ मिला के, इसके साथ मिलाई जाए अगर ख्वाजा आसम की स्पीच, तो उन्होंने भी बड़ा बांगे दोहल बात की पार्लियामेंट के अंदर। और पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा फोरम होता है। पार्लियामेंट मीन्स के अवाम का प्लेटफॉर्म। ये देखिए ना, ये तो आजकल बहस चल रही है पार्लियामेंट बढ़ा के आइन, ये अवाम बड़ी है बस, दैट्स ऑल। उसको आप माने, वैसे मानते तो नहीं रहे, तो अवाम के ऐवान में खड़े होकर कहा जी कि मेरी तो 1,60,70,000 तनख्वाह है और उधर वो तो सारी जिंदगी के लिए जो पर्क्स, प्रिविलेजेस, मुलाजमत, मुलाजिम मिले हुए और पता नहीं क्या क्या सहूलियात। तो वाकई जो कौमी एक्सचेकर है जिसके ऊपर पहले इतना बोझ है कौमी खजाना, उसमें से अरबों रुपये के हिसाब से जब इज्तिमाई तौर पे आप काउंट करेंगे तो बन जाते हैं। और मज़ाकरात टोटल डेडलॉक बल्कि ख़त्म। तो वो क्या तमाशा था और क्यों ये तमाशा रचाया गया। 14 मई फिर नज़दीक आ गई, तो बीवेयर द आइड्स ऑफ मार्च वाली मुझे लगती है सूरत हाल कि बीवेयर द 14th of May। जनाब पाशा साहब, बीवेयर द 14th of May। मियां साहब, वो यानी 2-3 बातें ऐसी हैं जो हमें असूल के तौर पे समझ लेनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक्चुअल सॉवरेनिटी है वो अवाम की है, जो रिफ्लेक्ट होती है पार्लियामान के जरिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है। और पार्लियामान जो है वो खालिक है आइन की। तो इसका मतलब है आइन और पार्लियामान के दरमियान कौन बड़ा है? पार्लियामान। और ये तो बहस छिड़नी नहीं चाहिए, मतलब ये अजीब है ना, जैसे इमरान खान ने भी छिड़ी है। ठीक है। और आइन ने आगे इदारे तख्लीक किए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें इलेक्शन कमीशन है और इस तरह के और इदारे हैं, सिविल सारे। अब आइन इन इदारों पे हावी है क्योंकि पार्लियामेंट पे नहीं है, क्योंकि खालिक कौन है आइन का? पार्लियामान। ये एक असूली बात है। लेकिन एक तारीखी बात भी है कि पार्लियामान की जो सुपरमेसी है वो तस्लीम नहीं की गई कभी भी। ये एक दो इदारे या बात कभी कभी एक इदारा इतना मुंहजोर हो गया कि उसने आइन को पाउंडिंग किया। देखें मियां साहब, यानी जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त जो सिविल ब्यूरोक्रेसी थी वो बहुत ताकत में थी। हाँ। उसके बाद अयूब खान के दौर में मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी मिल गई और इन दोनों ने मिल के फिर जो तौहीन अमेज रवैया इख्तियार किया वो मौलवी तमीजुद्दीन साहब से हो गया वो सारा। ठीक है। और फिर अदालत में मोहर सब्त कर दी और अदालत मोहर सब्त करती आई है। यानी आप देखें ज़ियाउल हक को भी अदालत ने ही इंडेमनिटी दी और फिर ज़ियाउल हक के तमाम इकदामात को पार्लियामान ने भी मोहर लगाई और ये मजलिस शुरा की। और आप देखें कि पाकिस्तान के आइन एक ऐसी दस्तावेज है जिसके अंदर बिश्ती ज़ियाउल हक का नाम दर्ज है। ये पता है आपको? उसमें नाम दर्ज है उनका। वो तरमीम जैसी की थी जिसमें ज़ियाउल हक साहब का नाम था और दैट तरमीम इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जनरल मुशर्रफ को इसी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उन चीजों की भी इजाजत दे दी जो कभी कभी दुनिया में नजीर नहीं मिलती ज्यूरिस्प्रूडेंस की तारीख में। ठीक है। और अब सुप्रीम कोर्ट आइन बनाने की, आइन साजी की भी इजाजत दे रही कि आप आइन में तरमीम कर लें, छेड़छाड़ कर लें। अब हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट खुद जूतम परेड हो रही है।
चीफ जस्टिस और उनके साथ 3 जजेस जिनके नाम वाजे हैं। अब बात लेकिन वो तो हो गए, तो ईशाइया जो उन्होंने किया तो अक्सरियत तो जजेस की ईशाइया में आ गई। नहीं, वो तो मतलब एक वो एक रस्मन आ गई। आई वॉश होता है ना। अच्छा, रस्मन रस्मन है ना, वो आई वॉश है, सिंबलिज्म नहीं होता। सिंबल है, ये तो एक आई वॉश है। अच्छा, लेकिन अंदरूनी खलफशार वो मौजूद है और वो फैसलों में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो बेंच बनने में रिफ्लेक्ट हो रहा है। नहीं, लेकिन किसी जज को इसमें अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तस्दीक होती है या उनको पेश होना पड़ जाता है पार्लियामेंट में, तो कोई जज पसंद तो नहीं करेगा, वो तो समझेगा मैं नहीं किया। देखिए मियां साहब, बात ये है, तो वो एक अपनी एक एफिनिटी होती है ना, ब्रदरली, मियां वो ना साहब फील करें, बात ये है, साथ खड़े हो जाएं। बात ये है कि मुझे अगर कोई सिक्योरिटी वाला रोकता है, कोई पुलिस वाला रोकता है, तो मैं रुकता हूँ ऑलवेज। और जो वो मुझसे तलब करते हैं, जी बिल्कुल, तलाशी लेते हैं, ये बेहतरीन। मैं कभी क्यों, नहीं, मैं अपने बेटियों को भी कहता हूँ कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये हमारी ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी है, और हमारा तहफ़्फ़ुज़ है, हमारा तहफ़्फ़ुज़ है। मैं क्या, वो मुझे जानते तो नहीं है ना कि मैं बहुत बड़ा साफ़ी हूँ, तो वो मतलब मेरी हिफाजत। मैं आपको बल्कि बात बताऊं, मैं रात को कई मरतबा ना, बात का 1-2 भी बज जाते थे दफ्तर में, अखबारी दफ्तर। जी बिल्कुल। तो मैंने आना, तो वो नाके पे उन्होंने मुझे मिलना, उन्होंने खैर बड़े अच्छी तरह पेश आना कि ये, उन्होंने कहा सर, मैं कहा यार ड्यूटी करके आ रहा हूँ, मैं कहा यार बच्चे इधर आओ जरा, 1-2 को मैंने थपकी सी लगाई। वो कहता है सर आप भी थपकी लगाते हैं, हमें तो लोग गालियां देते हैं। मैं कहा नहीं, थपकी मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि आप जागेंगे, मैं सो जाऊँ। हाँ ठीक है। ये उन्हें कह रहे कि ये एटीट्यूड को लोगों को सिखाए। मैंने कहा सीख जाएंगे लोग, लेकिन देखेंगे खुशी मिलती थी कि यार हमारा जवान खड़ा होके हमें महफूज रख रहा है, अपने पूरे फराइज सर अंजाम दे। इसी तरह तलबी है, ठीक है, जो नूर आलम साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किसी को भी बुला सकती है, और वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को तलब किया है कि तुम ये रिकॉर्ड लेके आओ। तो मैं ये समझता हूं कि उसमें पेश होने में उनकी इज्जत में इजाफा है, कोई तज़हीक नहीं है। लेकिन अब क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका है, जैसे कल ख्वाजा आसिफ साहब ने जो जंग का ऐलान किया है, वैसे तो ये है कि क्योंकि जब से न्यूट्रल हो गए हैं, तो उसके बाद जो पार्लिमान है उसको जारहियत आ गई है कि वो अब अपनी जो ताकत है उसको मनवाना चाह रही है। और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट के चंद जज हैं, वो उसको चैलेंज करने पर लगे हुए हैं। मियां साहब, मैं इस चीज का कायल हूं कि हमें अवाम को दुरुस्त पर्सपेक्टिव बताना चाहिए कि असल चीज क्या है। ये नहीं कि वो भी ठीक है तो वो भी ठीक है। हमें बताना चाहिए कि ये जो जंग जारी है इसमें गलत कौन है। कौन है जी, कौन है? मेरे नजदीक इस वक्त पार्लिमान जो है वो अपनी सुपरमेसी के लिए जो जंग कर रही है ये दुरुस्त है। हाँ, उनके तरीकेकार में, उनकी बढ़कों में हम कह सकते हैं कि यार बढ़का नहीं लानी चाहिए, एक्शन करें, ठीक है, जो कानून की ऑप्शन उनके पास मौजूद है आइन में, वो इस्तेमाल करें। लेकिन इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के चंद जजों का, 4 जज जो हैं, उनका जो रवैया है वो इतना बायस हो चुका है, वो तो एक बच्चा भी महज देख लेता है, ठीक है जनाब, ये कुछ गड़बड़ है। और आप देखें कल खिताब फरमाया जो 3rd राउंड हुआ था पीडीएम और पीटीआई के दरमियान, उसके बाद कुरैशी साहब ने जो वो बताए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 3rd राउंड के बाद जो 2 अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, पीडीएम की तरफ से इसहाक डार साहब ने ब्रीफिंग दी और पीटीआई की तरफ से कुरैशी साहब ने। तो मैंने दोनों सुनी है तफसील में। मुझे कुरैशी साहब की गुफ्तगू जो है वो ज्यादा साहिब नजर आई, बेहतर नजर आई है। इसहाक डार साहब की जो गुफ्तगू है वो कोई बहुत ऐसी सियासी गुफ्तगू थी, बिलो स्टैंडर्ड थी। और जो कुरैशी साहब ने गुफ्तगू की, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ जी, तो कुरैशी साहब ने जो गुफ्तगू की वो बिल्कुल अपना स्टांस उन्होंने क्लियर किया और उन्होंने बता दिया कि ये बातचीत नाकाम हो गई है, चैप्टर क्लोज हो गया है और अब हम जो कुछ हुआ है ये कोर्ट को पेश कर देंगे और हम बता देंगे कि कोर्ट ने जो पहला ऑर्डर दिया है उसी पर अमल कराए, वो 14 मई वाला। और उन्होंने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि चैप्टर इज क्लोज।
और दोनों फरीकैन एक बात करते हुए नजर आए कि मुज़ाकरात की नाकामी के हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो कौन कौन जिम्मेदार? पीडीएम के इसहाक डार साहब ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पीटीआई वाले नहीं कर रहे, पीटीआई वाले नहीं कर रहे, पीटीआई वालों ने ये साबित कर दिया कि पीडीएम वाले नहीं मान रहे। तो दोनों, मैंने तो इससे पहले 2 मरतबा लिख चुका हूं और आपके इस प्रोग्राम में कह भी चुका हूं कि मुज़ाकरात ये किए इसलिए गए हैं कि इनको नाकाम बनाया जाए। अच्छा, दोनों मैं लिख चुका हूं ये, अच्छा, क्योंकि दोनों फरीकैन का जो स्टांस है, इसमें किसको फायदा होगा जी? फायदा किसको होगा इस नाकाम होने का मुज़ाकरात? हाँ, बहुत खूबसूरत आपने बात पूछी मियां साहब। मैं तारीख के तनाजुर में रिसर्चर के तौर पे ये देख रहा हूं कि कट्टी कट्टा निकल जाना चाहिए, जो कैजुअलिटी होनी है वो हो जाए अब, ताकि बात निखर के सामने आ जाए। और वो तो कहते हैं ना, जुल्फिकार अली भुट्टो जब गैलोस पे फांसी की घाट पे तो कुछ देर हो रही, तो उन्होंने कहा डू इट फिनिश, फटाफट करो, खत्म करो, ताकि तारीख का एक नया बाब खुल जाए। हाँ, अब जो करना है आपने, मैं तो यहाँ फटे के ऊपर खड़ा हूँ, ये तो हूँ घंटा बहस ही चला दे उसे। मियां साहब, इस वक्त जो बज़ाहिर जंग नजर आ रही है वो पीडीएम वर्सेस पीटीआई है, उसका अंजाम भी दोनों में से एक ही शिकस्त के जरिए ही होगा। ये मुमकिन नहीं है कि बीच बीच में कोई, लेकिन एक हमारे दोस्त सुहेल उड़ाए हैं, वो कहते हैं कि अगर कामयाब हो जाता है इमरान खान तो वो कामयाबी ना लोगों का चाह उतर जाएगा। अगर आप खान साहब को नाकाम देखना चाहते हैं तो एक बार इन्होंने इक़्तिदार फिर दे दो। ये थ्योरी को मेरा हाल है, बहुत आला है। सुहेल राज साहब हमारे सियासी तजिया निगारों में एक बहुत बड़ा नाम है, बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते हैं। यार आपने तो कमाल कर दी है ये बात करके। मेरे एफसी कॉलेज में वो क्लास फेलो भी रहे। अच्छा, मियां साहब आपके हम उम्र है? मेरे हम उम्र है। अच्छा, कंटेम्प्रेरी है मेरा। मैं जरा स्मार्ट हूँ, वो जरा बल्कि हो गए। मियां साहब, अब पीडीएम वर्सेस इमरान खान, दोनों में से एक की शिकस्त फाश होगी तो मामला आगे बढ़ेगा। दूसरी जंग हेड्स विल रोल। दूसरी जंग जो है वो पीडीएम पार्लिमान वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के 4 जज, इन दोनों में से भी एक की शिकस्त फाश होगी तो मामला आगे बढ़ेगा। तो मैं ये समझता हूं कि जो कटी कटा निकलना है, जो कैजुअलिटी होनी है, वो हो जाए, क्योंकि फिर वो अगर डैमेज होता है तो फिर वो रिपेयर भी हो जाएगा। लेकिन अगर बीच में चाहो हो गया तो ये कंटिन्यू रहेगा, ये जंग प्रोलॉन्ग करेगी। वो खतरनाक है। जैसे आईएमएफ ने 8-9 महीने लगा दिए, हमें रकम नहीं दी। तो मैं ये समझता हूं कि वो तो हमारे एक चैनल में हमारे भट्ट साहब जो कुलीग हैं, वो ऐसी काली जुबान से उन्होंने कहा कि अभी तक नहीं आई रकम। तो मुझे लग रहा है, मेरा और आपका बिलीव था कि आ जाएगी। हम गलत साबित हो चुके हैं। लेकिन उसका एक फायदा हुआ है। फायदा क्या है कि हमने जीना सीख लिया है, अपने पांव पर खड़ा होना सीख लिया है। और अब अगर हमने इस पे वीलॉग भी किया, अगर हम ये बल्कि हो सकता है कि हम आईएमएफ से छुटकारा, अगर हम कम से कम ये सिस्टम, ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है आने वाली गवर्नमेंट अगर इमरान की होती है, हो सकता है फिर वो आ जाए। अब यानी हमने आईएमएफ की सारों के बगैर जीना सीख लिया है, तो अब अगर हम उसको गुड बाय कह भी दें, तो मेरा ख्याल है कि हम सरवाइव कर सकते हैं। डिस्गाइज है। अब देखिए, हम जो बजट सऊदी अरब को अपने दोस्तों को मिल रहा है पैसे हम देने के लिए, और हम मर नहीं गए, देने पे हम मर नहीं गए। जब उन्होंने कहा हम दे रहे हैं तो फिर तो इसका मतलब हमें तो मिल ही रहे हैं। और अगली दफा देखें, हमने 1 अरब लेना, वहां से हमें 5, 6, 7 अरब आ गए। अल्लाह ताला ने भी हम पे बहुत बड़ा वो जो करम कर दी, क्रॉप बम्पर क्रॉप हो गई। और फिर मैं ये समझता हूं कि अगर ये हुकूमत इस महीने के आखिर में या अगले महीने के शुरू में बजट ले आई, सुना है उसमें रिलीफ आ रहा है, मैं बहुत सुना है। अगर वो आईएमएफ के बगैर बजट ले आई तो मैं समझता हूं कि हुकूमत की तमाम नालायकियों और नाअहलियों पे पर्दा पड़ जाएगा, यानी हुकूमत की बेजा हो जाएगी। और इतलात ये हैं कि तनख्वाहदार, मेरा ख्याल है इसलिए परेशान इमरान खान इस बात से कि अगर ये बजट ले आए, बकायदा तकरीर में कह भी नहीं खान साहब कि बजट नहीं बजट के देखेंगे कर रहे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये आईएमएफ का पैसा ना मिलना
एक ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग है, और हमें कर लेना चाहिए था कि यार जा तू जन्म नहीं चाहिए तेरे पैसे। हाँ। हमने जीना सीख लिया, 8-9 महीने जिंदा रह गए हैं, मर नहीं गए। हाँ तो अब बजट भी अगर हमने दे दिया तो इसका मतलब ये है। हाँ। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान की आपसे गुफ्तगू एक शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा शुरू होगी। हमारे साथ रहिएगा। गुफ्तगू में हाज़िर खिदमत जी मियां साहब। जी जी। अच्छा, आप कह रहे हैं ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, मुझे बल्कि एक ओपन ब्लेसिंग ही है, देखें, डिस्गाइज भी नहीं है। और फिर एक इशारा भी हमें मिल गया अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से। नहीं, मेरा ख्याल है कोई IMF वाले डे सगे नहीं गए साढ़े। हाँ जाहिर है, उन्होंने अपनी शराइत रखी, हमने कहा कि यार दबाए जा रहे हैं, हमने निकलना है। निकल है। जैसे हमने सर्वाइवल की हाँ। जंग लड़ते हैं ना, जैसे इस कमांडो को कहा जाए इस जंगल में से गुजरो, हाँ। चाहे सांप खाना पड़े चाहे जो भी, छिपकली तो खाओ, वो तो आपने सर्वाइव करके बताना है। पार गुजर उनकी ट्रेनिंग ही ये होती है। हाँ। हमारी ये ट्रेनिंग हो गई है, 8-9 महीनों में हमारी ट्रेनिंग हो गई है। शहबाज शरीफ ने सांप सूप खाए हैं रास्ते में आने अच्छा, वाले आपस की बात है मियां साहब। वैसे शहबाज शरीफ पर्सनली बहुत बाहिम्मत आदमी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन IMF छाइयां पुराइयां होती हैं। हाँ होती हैं। IMF के मामले में तो हम लम्बे पड़ गए थे, हमने आगा पीछा खोल दिया था अपना, लेकिन उसके बावजूद IMF राजी नहीं हुआ। तो लेकिन शहबाज शरीफ की कामयाबी ये है कि उन्होंने मईशत को डिजास्टर और फ्लॉप होने से बचाया है। हाँ। ये उनकी कारकर्दगी है, हालांकि वो IMF के साथ डील में लम्बे पड़ गए। हाँ, उनके जाहिर है। नहीं, वो मेरा ख्याल है इक़्तिदार लेने के बाद मेरा ख्याल है काफी हद तक घबरा भी गए थे। उन्होंने ये मैं कर की बैठा ये तो गले पे आ गया। हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ तो आए ना। जो मुस्लिम लीग नून का तो हमारे यहाँ ये है ना फैसला साहब, उधर तो भी इन्होंने कहा था ना कि फिक्र ना करो, कर लांगे, जानदा तो सही संभाल लांगे। तो ये यकीन नहीं है, कराते रहे हैं। तो लेकिन ये है कि उसमें ये बुरी तरह नाकाम हुए हैं, और उसमें रियासत को बचाते बचाते जो मुस्लिम लीग नून का पॉलिटिकल एसेट था, वो सारा साख जमीन बोस हो गया, जमीन दोज कहते हैं, जमीन दोज है, वो हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मामलात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। तो ये अब नूर आलम साहब ने जो खत लिखी है और ख्वाजा आसफ की जो तकरीर है बबांगे दोहल, अच्छा, ये महज एक पर्सनल लेवल पे लड़ाई है, नहीं, एनमिटी है, ये इदारा असूलों की लड़ाई है, अदारा जाती है। अब असूलों पर नहीं, असूलों पे मबनी है। हैरानगी की बात यह है कि जो पार्लिमान है वो बतौर इदारा मुतहद है, सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा देर बाद देखी है। हाँ, बड़ी देर बाद आया, ये बहुत बड़ी देर ऐसा फिनोमेनन। देखे मियां साहब, 12 जमातें PDM की, 13वीं हाँ। पीपल्स पार्टी, हाँ। 13 जमातें पार्लिमान में इस वक्त एक दुम पे खड़ी हैं। ठीक है, ठीक है। और उनका भी अगर वोट बैंक देखे तो 1 करोड़ से ऊपर ही नहीं, 1 करोड़ 30 लाख के करीब हाँ, तो नॉन लीग का है, 1.25 करोड़ तो इनका भी है। तो इसका मतलब ये जो लोग कहते हैं जी ये सिलेक्टेड है, वोटर्स की इंपोर्टेड है, ये क्या वोटर्स की जो अक्सरियत है इस वक्त वो पार्लिमान में रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी पाकिस्तान के अवाम की एक बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद जो है वो पार्लिमान में रिप्रेजेंट हो रही है, और वो मुतहद है। दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट है वो बतौर इदारा मुंतशिर है, उसकी जो अक्सरियत है 15 में से 4 निकाल दें तो 11 बचे, 11 दूसरी तरफ हैं, 4 जो हैं वो हेड ऑन कोलिजन की तरफ जा रहे हैं। अब मियां साहब, इतलात ये हैं कि पार्लिमान जो है वो यानी वजीर आजम की तरफ से कि वो जो एग्जेक्टिव ऑर्डर है, अच्छा, वो आने वाला है, उसकी ऑप्शन यूज। अच्छा, आपकी 31 मार्च की डेडलाइन तो गुजर गई मियां साहब, जसूस जड़े ना कोई नहीं, लेकिन ये ऑन द वे है। अच्छा, वो यानी डेट आगे चली गई है, लेकिन एक्शन अपनी जगह पर मौजूद है, गियर दूसरा लग गया है। तो मुझे ये इतलात हैं कि एग्जेक्टिव ऑर्डर का ऑप्शन जो है, एग्जेक्टिव ऑर्डर प्रेसिडेंट देगा या प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर
चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव होने के तौर पे। और ये अच्छा। प्रेसिडेंट मौजूद है। ये वजीर आजम पाकिस्तान गिलानी साहब ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को बहाल किया था। हाँ, याद है ना? बहाल कर सकते हैं तो वो टर्मिनेट भी कर सकते हैं बगैर वजह बताए। बगैर वजह बताए, एग्जेक्टिव ऑर्डर है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वैसे बगैर वजह बताए एक्शन का मजा ही बहुत है। मेरे ख्याल इन्होंने सिर्फ पागल खाना लेकिन लेकिन आप दूसरी तरफ देखें, सुप्रीम कोर्ट के पास वो जो 4-3 जज और एक चीफ जस्टिस है, उनके पास भी एक ऑप्शन मौजूद है। वो गया, बूझे जरा क्या है वो 184(3) वाली, वो जो वजीर आजम को नाअहल करना है। हाँ हाँ, याद है आपको? तौहीन अदालत। हाँ हाँ, तौहीन अदालत। ये जो डॉक्यूमेंट्स मंगा रहे हैं वो, लेकिन तौहीन अदालत तो पूरी पार्लियामेंट पे लगाएंगे। ये तो पार्लियामेंट ने गाने की सरफ नहीं देने, नहीं पार्लियामेंट ने गाया। नहीं, पार्लियामान का इस वक्त जो हेड है वो कौन है? पोप कौन है? हाँ, वो वजीर आजम है। लीडर ऑफ हाउस। लेकिन जिस तरह ये इख्तियार मौजूद है वजीर आजम के पास कि वो एग्जेक्टिव ऑर्डर कर सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है वजीर आजम ने अपनी स्किन सेव करने के लिए पूरा बंदोबस्त किया है। को भेजा था कि जी हम कहते हैं ये फंड रिलीज कर दें। लो मियां साहब, आपको कहती है एक अपनी बात बता देता हूं। हाँ, अब जंग उस नहज पर पहुंच गई है कि जो पहले फायर कर देगा वो जीत जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर वजीर आजम को पहले नाअहल कर देती है तो वो तो गए, लेकिन अब वो कहते हैं कि हम मुतहद इतने हैं क्यों नहीं कर सकते? 8-9 वजीर आजम तैयार बैठे हुए हैं। ये स्पार्टकस की लड़ाई है, आपने देखा था ना? बिल्कुल। तो जब वो कहते हैं हुई स्पार्टकस, और फिर लाइन लगी होती है, लाइन लगी होती है। तो तो मियां हर साहब, हीरो, हर सोल्जर जो है वो वो तैयार बैठा है। अब मियां साहब बात ये है कि अगर बाकी सुप्रीम कोर्ट को डिफाई कर दिया जाता है मुकम्मल, यानी अगर वो प्रोसीजर नहीं, अब अमलन तो हो गई ना। हाँ, 14 मई का जो उनका, वो तो तकरीबन मुझे लग रहा गया, नहीं तकरीबन नहीं, गया फिनिश। हाँ, तो उसके नतीजे में ज्यादा कंटेम्प्ट ही लगाती है। हाँ, तो एक वजीर आजम जाते हैं, दूसरा आ जाता है और वो कहते हैं कि 21 अरब दें, कहते हैं नहीं देंगे। अच्छा, नूर आलम कहते हैं कि जी हमें हिसाब दें। अच्छा, एक और ऑप्शन, हिसाब नहीं देंगे, पार्लियामेंट भी अपनी असर्ट करेगी। अच्छा मियां साहब, पावर। एक और ऑप्शन, नूर आलम जो है वो तो एक ये कह सकते हैं कि डबल पिंसर मूवमेंट होती है ना, एक हथियार इधर से चल रहा है, वो एक इधर से शहबाज शरीफ का कर रहा है, इधर से नूर आलम कर रहा है, दरमियान में ख्वाजा आसिफ छोड़ रहे हैं। अच्छा मियां साहब, एक और ऑप्शन है, वो केस चल रहा है, वो जो प्रैक्टिस वाला। नहीं, अच्छा, वो नहीं, अब बात आगे बढ़ गई है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, जब इलेक्शन मियाद का, हाँ, तो उस पर भी एक आईनी तरीकेकार मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दे। अच्छा, इनको ये मौजूद है, ये मौजूद है, ये भी डिस्कस हो रहा है। ये फवाद चौधरी ने वैसे लेकिन मैंने एक और कानूनदान से पूछा था, वो कहता है कि केयर टेकर का चूंकि मैंडेट इलेक्शन कराना है, तो जब तक इलेक्शन नहीं होंगे दे कैन कंटिन्यू। अब पता नहीं ये उनकी तशरीह किस बुनियाद पे की। लेकिन बात ये है कि 14 को तो नहीं हो रहे ना। हाँ, ठीक है, अब इलेक्शन ये तो नहीं कि 14 को केयर टेकर कहेंगे अच्छा जी उन सामान चुको तो घर चलिए, नहीं, तो निजाम ने तो चलाए रखा, निजाम ने चलने का। हाँ, या तो वो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर देंगे और फिर वो उन एडमिनिस्ट्रेटर से के जरिए पंजाब के खजाने से और केपीके के खजाने से ये रकम लेके तो ये इलेक्शन कमीशन को दे सकते हैं। इस ऑप्शन पर भी अच्छा गौर फिक्र किया जा रहा है ऑन द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड पीटीआई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ये 4 जज और पीटीआई हैंड इन ग्लव्स हैं। तो ये भी एक ऑप्शन जो है। इसका मतलब वो जो मैं अक्सर एक इल्जाम लगाता हूँ कि हमारे मुल्क में वो डिक्टेशन तो चलो न्यूट्रल्स की खत्म हो गई, चलें वक्ती तौर पे, लेकिन पैगाम रसानी नहीं खत्म। पैगाम रसानी नहीं, वो जो मिली भगत, गठजोड़, पैगाम रसानी, सर लत जो पड़ी हुई हो। हाँ, जिस तरह वो आप कहते हैं कि वो 2 लकीरों से शुरू हुए थे, हाँ, तो अब वो 8 लकीरों पर पहुंच गए हैं। हाँ, तो लत पड़ी हुई तो नहीं जाती ना, वो बढ़ती रहती है, तरीकेकार मुख्तलिफ हो सकता है। अच्छा, अवाम किस तरह देख रही है सब चीजों को? आप अवाम में घुलते मिलते हैं, जाते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स में बैठते हैं, कुछ पढ़े लिखों में, कुछ दरमियाने दर्जे के लोग, एवरेज आदमी वो क्या फील कर रहा है कि वेयर आर वी हेडिंग? मियां साहब, सबसे जो खतरनाक बात है वो ये है कि आम आदमी, मुस्तकबिल तो दूर की बात है ना, अपने हाल से भी मायूस हो चुका है।
बहुत ज्यादा वो पसमुर्दगी पसवर्दी, शाही हुई ठीक है है। उसकी। ये खतरनाक बात है। यानी पहले तो हम मुस्तकबिल से मायूस होते थे ना, हाँ, अब तो हाल से अब हाल से मायूस हो गए हैं। ये एक खतरनाक ट्रेंड है। और मैं अपने दोस्तों को कहता हूं कि जंगल का शेर और सर्कस का शेर दोनों में सिर्फ सोच का फर्क होता है। हालांकि दोनों के आजू बाजू एक ही चीज होती है, अज़ा एक होते हैं, नस्ल हाँ। एक होती है। जंगल का शेर जो है वो अपनी शेर होने को समझता है और वो शेरेगा, उससे लोग डरते हैं, पूरा जंगल डरता है। और जो वैसे तो कहते हैं उसे क़यामत वाले दिन पता चलेगा कि मेरी कितनी ताकत है। और ये जो आपने सुना होगा ना, पंजाब में लोग अक्सर कहते हैं। और जो जंगल जो सर्कस का शेर होता है वो पहले बुझ गया होता है, पहले ही बुझा होता है, और वो दाने भी कटे होंगे, ठीक है, और वो रिंग मास्टर के छड़ी के इशारे पर हरकत करता है, ठीक है। तो हमारी हालत इस वक्त ये हो चुकी है कि हमारे अंदर जो पोटेंशियल है 24 करोड़ आवाम का, जिसकी 60 हो गई है, ठीक है, और जिसकी 60% से ज्यादा आबादी जो है वो यूथ पर मुश्तमिल है, बेशुमार हमारे कुदरती वसाइल हैं। इतना पोटेंशियल होने के बावजूद हम अगर अपने हाल से भी मायूस हो गए हैं, तो ये एक ऐसी खतरनाक और तबाहकुन बात है। अच्छा, यूथ ने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड किया पीटीआई को और उनके सुप्रीमो को, इमरान खान को ग्लैमर बॉय और निजात दहंदा समझ के। तो यूथ तो इस वक्त स्पॉइल्ड फॉर्म में नजर आ रही है, जो आप जैसे कह रहे हैं। तो जब यूथ की जो एनर्जी है, यूथ फोर्स, वो हार्नेस ही नहीं की गई एक सही सिमत में, तो वो तो फिर एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन गई। देखें मियां साहब, इमरान खान साहब ने बड़ी मौसर मनसूबाबंदी के तहत ये सारा काम किया है, और ये 24 साल इनको हो गए हैं। इनको मनसूबाबंदी का वजीर होना चाहिए इनको होना चाहिए था मौसर मनसूबाबंदी का वजीर। 24 सालों में एक पूरी नस्ल इन्होंने तैयार कर दी है। एक साख्त, एक पर्दाख्त, एक सोच, एक फिक्र, एक अमल करने वाली फोर्स तैयार कर दी है, जिसको आप क्या कहते हैं, यूथिया। हाँ, तो वो एक क्लास है। मैं तो कुछ और भी कहता हूँ, लेकिन ठीक है, वो हमें भुगतनी पड़ेगी। यानी वो जब तक सीन से हटेगी नहीं, रिटायर नहीं हो जाती, हम इसी माहौल का रिटायरमेंट में अभी 30-40 साल जाहिर है, वो एक नस्ल को दूसरी नस्ल, और दूसरी नस्ल जो इनके बाद आ रही है वो डिसग्रंटल्ड है, वो डिसइल्यूजन्ड है टोटली। तो मुझे तो कोई बेहतरी के आसार नजर नहीं आ रहे। अच्छा, ये जो क्रॉप आई है, इस पे कुछ ये अल्लाह की मैं समझता हूं कि ऐसी कोई पॉलिसीज बनाई गई थी जिसकी वजह से हुआ है, या कोई कुबरा रास्ते बस कुदरती जैसे आफत आई, इसी तरह कुदरती ब्लेसिंग आ गई। मियां साहब 2011 में एक तो आया था सैलाब। हाँ, 2010 में आया, हर चीज रुड़ गई, बड़ी तबाही हुई। और आपको पता है उसके बाद तारीखी क्रॉप हुई थी। हाँ, और मियां साहब देखें, करोड़ों के हिसाब से हमारे ढोर डंगर, माल मवेशी, मुर्गे मुर्गियां रुड़ गए, मारे गए। क्या एक दिन के लिए भी अंडा, मुर्गी, गोश्त, बीफ, मटन की सप्लाई कम हुई? नहीं हुई। ये क्या है? उसमें कोई मनसूबाबंदी थी हमारी? कुछ नहीं थी। ये रब की मनसूबाबंदी थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अभी भी हमें माफ किया हुआ रखा हुआ है। वैसे ये है कि क्रेडिट तो बनता है थोड़ा सा, थोड़ा सा, क्योंकि आप खुश हो जाएंगे। शहर के सुल्तान से किसी से भूल होती है तो किसी से मेहनत होती है, तो मेहनत का भी सिला देना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब क्योंकि करू हैं, नहीं है करू, तो उनकी इसमें कोई डाउट नहीं है। उस पे उनकी जो पॉलिसी प्लानिंग है, जिसका बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं मचा, लेकिन उसका कमाल है कि ये क्रॉप अच्छी हुई है। लेकिन अल्टीमेट ये अल्लाह की, मैं समझता हूं, बराह रास्त ब्लेसिंग है। और ब्लेसिंग की भी वजह ये है कि हुक्मरान बंदे का बच्चा अभी बैठा हुआ है, शहबाज शरीफ। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला इस चीज को, मुझे एक हमारे बुजुर्ग हैं, वो एक बात बड़ी अच्छी करते हैं। वो कहते हैं अल्लाह ताला मेहनत को जाया नहीं होने देता। ये उसका एक ऐसे कह सकते हैं कि अफाकी प्रिंसिपल है कुदरत का। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है इस चीज में तो आपने भी उनके साथ काम किया। जी बिल्कुल। मैंने बतौर सहाफी, चूंकि तमाम प्राइम मिनिस्टर और
चीफ मिनिस्टर के साथ मैंने देखा कि टास्क मास्टर्स बड़े अच्छे हैं, इस वक्त अहदाफ की सिलेक्शन ऑफ गुड सिलेक्शन, पीपल, हाँ मर्दम शनास है, मर्दम शनास है, और सबसे बढ़ के उनमें वो वाला वो खामी नहीं है जो इमरान खान कहते हैं मुझे हर चीज का पता है। नहीं वो नहीं, ये सही, वो बहुत सी जगहों पे मैंने उनको मशावरत करते भी देखा। सही है। बार बार हम सहाफियों को बुला के भी पूछ लेते हैं, देखिए जी, शहबाज ये मैं स्पीड, कर रहा हूँ इसमें, शहबाज स्पीड, हाँ चाइनीज को जिस तरह उन्होंने मुतासर किया, सऊदी अरब को जिस तरह मुतासर हाँ। किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ की करनियां जो हैं जी जी वो हमें जमीन पे नजर आती हैं। हाँ। नाज़रीन, ये हम हुकूमत की करनियां और ना करनियां जो हैं ये आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियाँ सैफुर रहमान आपसे गुफ्तगू करने के लिए एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। जी मियाँ अच्छा, साहब। आप शहबाज शरीफ की चूंकि बातें हो रही हैं, मर्दम शनास वो तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ख्वातीन शनास भी हैं। हाँ, आपने ये बड़ी अहम बात कही। वैसे तो मैं इमरान खान ज्यादा ख्वातीन शनास, हाँ, या शनासाई उनकी ज्यादा, शनास असल और में- शनासाई में तो असल फर्क है। में मियाँ साहब की ख्वातीन शनासाई और इमरान खान साहब में एक फ़र्क है, बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। वो तो कईयों की आशना है। मियाँ साहब मियाँ साहब जो हैं, उनकी जो हम बातें सुनते हैं वो निकाह के वाले से हैं। अच्छा, कि उन्होंने निकाह किए हैं और वो करते हैं, अकद में लाते हैं, अकद में यानी लाते कि हैं। वो इस्लामी तरीका, इस्लामी तरीका है, और जो बिल्कुल जायज है। जायज़ है, तो ये तो कोई बुराई नहीं है। यानी अगर काटी मारेंगे भी तो इद्दत से नहीं मारेंगे। इधर से नहीं मारेंगे। इमरान इधर खान तो साहब काटी की, इद्दत के दौरान भी हाँ, मारेगी। इमरान खान साहब की जो ख़वातीन शनासाई है वो शर्मनाक है, अच्छा, वो एग्जाम्पलरी नहीं है। मतलब हौलनाक तो नहीं है। मतलब वो हम किसी अपने बच्चों को, बच्चियों को उसको रोल मॉडल के तौर रोल पे- मॉडल के तौर पे नहीं दे सकते। जी। लेकिन वैसे मियाँ साहब, हमारी जो ख़वातीन है, वो शहबाज शरीफ साहब का जो ख़वातीन शनासी का मामला है, शरई तौर पे जायज़ होने के बावजूद समाजी तौर पे वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। नहीं किया जाता। ये एक बात है। मतलब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि उनको वो हैंडसम नहीं ना समझते। हाँ क्या जी ये वजह। लेकिन लेकिन कुछ हकीकतें ना तलख होती है ना। चलो, और लेकिन उधर वो हैंडसम तो खैर वो भी नहीं है, लेकिन मियाँ शहबाज लेकिन शरीफ साहब उसकी की शोहरत हैंडसम हैंडसम है। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब की ख़वातीन शनासी को इमरान खान साहब की ख़वातीन शनासी से मुआवजा करना मेरा ख्याल में दुरुस्त नहीं। बहुत चीज है कि लज़्ज़त आशनाई। वो तो खैर अल्लामा साहब ने बहुत बड़े अंदाज में बात की थी ना, तो इनकी लज़्ज़त आशनाई जो है, ये तो वो इनकी बहुत, इमरान खान की तो आपको पता है वर्ल्ड ओवर जो मेरा हाल है, इनका गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ सकता है। अच्छा, अब ये एक रिपोर्ट आई है कि 2 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी ख़वातीन और मर्द जो है, नौजवान शादी के काबिल जो है, उनकी शादी नहीं हुई। शादी नहीं। मियाँ साहब, सोशल एक कैटास्ट्रॉफी है मियाँ साहब, मैं इसका मुआशरत, मुआशरत सब चीजों से तल्लुक है। मियाँ साहब, मैं और जो क्लास स्ट्रगल है, तबकाती, जी बिल्कुल, उसे भी है ना। जी बिल्कुल मियाँ इस साहब, पे आपकी बड़ी स्टडी है। मैं इस पर क्योंकि एक 3 बच्चियों का बाप भी हूँ, मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ। मैंने अपने भाइयों की भी शादियाँ की हैं। अच्छा, भाई आपके सारे छोटे हैं? छोटे हैं। आप सबसे बड़े हैं? जी, मैं सबसे बड़ा। मैंने अपने कुछ भतीजों की, भांजों की भी शादी के मामला करता हूँ, क्योंकि मैं खानदान में, यानी वालिद के बाद आप बड़े हैं? मैं बड़ा हूँ, बड़े हैं। तो इसलिए मुझे ना वालिद की जगह भी, वालिद की जगह पे, इसलिए मुझे ना सिर्फ बच्चियों के शादियों के मसाइल का पता है, बल्कि बच्चों के मसाइल का भी पता है। आम तौर पे समझा ये जाता है कि बेटियों की शादियों के मसाइल होते हैं, लेकिन ये 100% बात दुरुस्त नहीं है। जितने मसाइल बच्चियों की शादियों में, जिन मसाइल से हमें गुजरना पड़ता है, कठिन मसाइल से गुजरना पड़ता है, उसी तरह के बच्चों के स्पाउस तलाश करने में भी करना पड़ता है। और मियाँ साहब, बच्चों और बच्चियों, लव मैरिज
के हक में है जी। लव मैरिज? मैं ये देखें मियां साहब, करते हैं आप? मेरे दीन ने नहीं अलाउ किया? अलाउ किया है, अलाउ किया है अपनी पसंद की शादी। पसंद की। लव तो हर अंग्रेजी का अभी लफ्ज़ नाम है हमने ना, दे दिया ना। मैंने पसंद की शादी। मैं ये समझता हूं कि हमारी बच्चियों का, हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का ये शरा ने, अल्लाह और उसके रसूल ने ये हक दिया है कि उनकी जो चॉइस है, हाँ, और उनकी, और ये इजाबो कबूल क्या है। अगर मैंने ही ठोसना है हाँ, अपनी बेटी पे या अपनी बहन पे, वो फिर कबूल का, तो वो कबूल का जो लफ्ज़ वो बोलती है, वो फिर ड्रामा हुआ। वो तो अपनी रजामंदी से रजामंदी है। तो मैं ये समझता हूं कि एक मुआशरती कवायद व ज़वाबत को पेश नज़र रखते हुए ये हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का ये मुकम्मल तौर पे हक है कि उनकी चॉइस को मद्देनजर रखा जाए। जब हम बच्चों को पाशा साहब, इसमें एक ज़िमनी सवाल ये है कि जो आम बच्ची है वो तो चूंकि हमारे यहाँ पर्दे का भी कंसेप्ट है, या अगर क्या कहते हैं कि वो को एजुकेशन में चली जाएं बच्चियां, किसी क्लास फेलो को देख के शायद चूज कर लें, या किसी कजन वजन को या डिस्टेंट कजन को, तो इतना मैथ लेवल पे तो बच्ची का चॉइस लिमिटेड होता है ना, वो कैसे बच्ची का। देखिए मियां साहब, असल बात ये है कि थ्योरेटिकली स्पीकिंग तो ये बात ठीक है कि बच्चियों का ये राइट है और उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, देखिए मुआशरे के हमारे बच्चियों को मैं ये समझता हूं कि ये एक बड़ा डेलिकेट सा डिसीजन होता है। हाँ, तो मैं भी बच्चियों का बाप, ठीक है, मैं भी तो ये डेलिकेट डिसीजन है। तो बच्चियां, ये कोई ऐसा तो नहीं है ना कि ये कोई सूट खरीदना है, हाँ, या कोई जोड़ा खरीदना है, नहीं, तो आप खरीद रहे, जिंदगी भर का है एक फैसला है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बच्चियां भी जो और बहनें भी जो अच्छी हैं, हाँ, वो अपने इस हक को अपने बड़ों की, अपने वालिद की, उनके आगे सरेंडर कर देती है। ये एक बड़ा नोबल, ठीक है, जेस्चर है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मेरी बेटी मतलब डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, उसकी मैंने ही शादी की और मैं वो समझती है कि मेरा बाप और मेरी माँ बेहतरीन फैसला करेगी। हाँ, ये सही है, ठीक है। तो ये अमूमी ये ट्रेंड है और है तो बेहतरीन ट्रेंड है, लेकिन हमें वो हिटलर भी नहीं बनना चाहिए। हाँ, अगर बच्चियों की, बहनों की कोई चॉइस हो, हाँ, तो हमें उसको बिल्कुल अहमियत देनी चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। लेकिन मियां साहब, असल मसाइल जो है स्पाउस के, वो हमारे ये वाले हैं, सोच के हैं, जिसमें कुछ तवक्कुआत, मैच मेकिंग का हो, तवक्कुआत, मर्द इस तरह का हो, औरत इस तरह की हो, मर्द ने सोचा था कि अप्सरा हो, हमारी बहुत ज्यादा खूबसूरत, हमारे नौजवान जो हैं उनके ज़हन में चार जमातें अगर वाला होती है, माधुरी दीक्षित होती है वो देखते हैं जो चार जमातें, मशहूर, पता नहीं कौन, वो समझते हैं कि कोई शहजादी होनी चाहिए, जो मतलब ऐसे तख्त से उतरे। और हमारी बच्चियों के जो माँ बाप या बच्चियां हैं, उनका ख्याल ये होता है कि कोई गुलफाम घोड़े पर सवार आएगा और वो हमें, जबकि जो वर्ल्ड ऑफ रियलिटी है उससे बाहर आ जाना चाहिए, उससे हमें वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी से बाहर आके वर्ल्ड ऑन ग्राउंड जो है उस पर देखना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ मियां साहब कि इसके लिए एक बहुत बड़ी समाजी तहरीक चलनी चाहिए, कि जिसमें हम नौजवान, कुछ लोग तो हम भी इसमें आए ना मैदान में, बिल्कुल मीडिया वाले, बिल्कुल अपने टॉक्स में आए, अपने कॉलम्स के जरिए आए, सेमिनार में बात करें। ये जो मसाइल हैं शादियों के, बच्चियों के और बच्चों के, इनमें से बहुत सारे मसाइल चंद असूल तय करने की वजह से हल हो सकते हैं। मसलन जो फाइनेंशियल मसाइल हैं शादी में इन्वॉल्व होते हैं, वो लड़के की साइड पे भी, लड़की की साइड पे भी, ये भी बहुत बड़ा, उसको यक जुम्बिश कलम खत्म किया जा सकता है। वो कैसे? सादगी, अल्लाह भला करे। अगर हम जो हमारे दीन ने ये नमूद और नुमाइश अगर हम थोड़ी सी, मतलब बात बात मैंने घरों में देखा, आप देखे ना, इतनी उम्र गुजार ली हमने कि शादी कोई भी आ रही है, औरतों ने अक्सर कहना है कि मेरे पास कपड़े नहीं। मैं पूछा जाए कि ये इतने 30-35 साल से तो कपड़े पहन, वो कपड़े नहीं है, वो कपड़े। तो कभी कभी ये भी, मतलब मैं अपने तौर पे भी कहता हूँ घर की औरतों से कि अच्छे खासे आपके पास कपड़े हैं, तो मतलब कोई 10 साल बाद किसी शादी में बदल। मियां साहब, हमारी औरतें कम से कम 3 जोड़े चलाती हैं,
मेहंदी का, वलीमे का और हाँ। बारात का। हाँ, तो वो जो घर का सरबराह है, अच्छा मेहंदी की रस्म तो ये मेरा ख्याल हिंदुओं की रस्म है। नहीं ये थी हमारे अरब्स में थी, नहीं, ये हमारी लोकल लोकल कल्चर है, कल्चर इसलिए है, इसको कंडेम नहीं करना कंडेम नहीं करना हाँ, चाहिए। नहीं। मैं ये समझता मैं भी हूँ ये समझ में गलत है ये कहना। ये गलत है। हाँ, मेहंदी को भी अगर सादा कर लिया जाए, सादा कर लिया जाए, वलीमा भी अगर सादा कर अगर लिया जाए, बच्चियां को ढोलक भी बजा लेती हैं तो कोई हमारे लोकल गाने हैं बड़े बड़े मजेदार ठीक है, किस्म के, उसको मैटर ऑफ प्रेस्टीज नहीं बनाना चाहिए ठीक है। कि मेरी अगर औकात दाल चावल खिलाने की है तो मैं क्यों कहूं कि मैं हाँ। मटन कढ़ाई जो है वो दूंगा मेहमानों को। हाँ, नहीं, बिल्कुल। मेरी अगर औकात नान चने खिलाने की है तो मुझे नान चने से ही वो करनी चाहिए तवाज़े। सही बात है, क्योंकि आपने भी ये कंसेप्ट पढ़े हैं, जैसे कंस्पिकुअस कंजम्पशन हमारा बहुत बड़ा मसला है जी, कि हमने जी बहुत अच्छी गाड़ी, बड़ा जर्रा बख्तर पहना हुआ आपने और बड़ी कीमती घड़ी, मेरे कजीब बाहर से आए तो वो कहने लगे जी मेरी घड़ी चोरी होगी। उन्होंने घड़ी का बताना तो कम था, उनका जी है 30 लाख रुपए की। तो मैंने कहा को मोहम्मद बिन सलमान से चुरा के ले आए, मियां साहब अगो कोई और ले आ गया चोर। ये एक ये सताइश नहीं है, हाँ, ये मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। हमारे अमीरुल अजीम साहब हैं, हाँ, इन्होंने अपने बेटे की शादी की, अब क्लोजिंग का टाइम आ गया। हाँ, जल्दी से बोल दे। हजारों लोगों को दावत दी हाँ, इन्होंने हाँ, व्हाट्सएप के जरिए, लेकिन कहा सिर्फ ये कि उन दिनों में वो था ये कोविड जी, कि आप दुआ कर दीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह जी, सादा तरीन शादी, सादा तरीन शादी, सादगी सादगी हमारी जिंदगी हाँ। के बहुत से मसाइल हल कर सकती है। आज की गुफ्तगू में सियासत से हटकर जो मुआशरे के मसाइल पे हमने बात की, ये बड़ी खुशनुमा थी, खुशकुन थी और एक इसमें मैसेज भी है। इसके साथ ही मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।